Okay, a very warm welcome to all students of CA Foundation. November 21, December 21 में एग्जाम होगा, हालांकि टर्म का नाम वही नवंबर रहता है। तो हम लोग इस सेशन के लिए एक लाइव ऑनलाइन सेशन एलएलपी एक्ट कर रहे थे। एलएलपी का 2 क्लासेस हो चुका है, आज तीसरा क्लास है और आखिरी क्लास है। आज का क्लास में एलएलपी का जितना भी बचा हुआ पोर्शन है हम लोग करने वाले हैं लाइव, ठीक है। और इसी के साथ अपना लॉ का जितना भी लाइव ऑनलाइन सेशन से खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं एक बीसीआर का सेशन रखूंगा जो अगला हफ्ता मैं डिक्लेयर करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली ऑन वेडनेसडे, ठीक है। ऑन वेडनेसडे वी विल हैव दैट सेशन। ओके, विदाउट एनी फर्दर एडू लेट अस स्टार्ट। आई विल कंफर्म द सेशन आफ्टर दिस क्लास। वेडनेसडे को ही है, आई विल टाइप द मैसेज। वेडनेसडे 11:30 बजे। ओके सर, अभी एलएलपी को मैं एक बार शुरू से रिवाइज करा के जहां तक हम लोग पढ़े थे वहां तक पहुंचेंगे, उसके बाद आज बाकी वाला पोर्शन शुरू करेंगे। Okay, LLP, like on the first class, I told you what is a LLP and how is it different from other forms of business. And LLP का ये खासियत क्या है? What is the खासियत or special feature of a LLP? I said it all lies in the double L, limited liability. Usually partnership जो होता है, they are not limited liability. Partnership firms are having partners in a partnership firms have unlimited liability. But partners in LLP have limited liability. That is the difference. So LLP is a partnership having the limited liability feature of a company. So it's a merger between the features of a company and LLP. Features of a company and a partnership. Partnership का कुछ फीचर्स है, कंपनी का कुछ फीचर्स है, दोनों को मिला के समवेयर इन बिटवीन एलएलपी बन गया। अब एलएलपी जैसे बना, ये नया एक्ट है 2008 में, तो उसके बाद काफी सारा कंपनीज जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हुआ करते थे, वो लोग, उन लोग को एलएलपी बनने से सुविधा हो रहा है तो वो लोग एलएलपी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कुछ पब्लिक लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी भी है वो जो लोग एलएलपी में कंप्लीट कन्वर्ट कर रहे हैं, और कुछ पार्टनरशिप फर्म्स है ज्यादातर जो लोग एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका खासियत यही है कि एलएलपी कंपनी जैसा ही एक बिजनेस व्हीकल है, एंड इसमें कंप्लायंसेस, जितना कंप्लायंसेस रहता है एक कंपनी को, जितना सालाना जो काम करना पड़ता है, जो फॉर्म्स अपलोड करना पड़ता है, जो रिटर्न्स भरना पड़ता है, वो कंप्लायंसेस एलएलपी में कम है। That's why some companies which are not as big as public limited listed companies, they would prefer to do business under the LLP mode because उन लोग का compliance cost घट जाएगा, and they will have the features of a company also in LLP. It's a body corporate. Whereas some partnership firms which were big but cannot form, let's say, a company due to some legal restriction or some other cap-offs, they can easily convert into LLP. ठीक है, ये मैं आज थोड़ा नया पर्सपेक्टिव देके शुरू किया। हर पर्सपेक्टिव को इनवाइट कीजिए, तभी एक अच्छा स्टूडेंट बन पाओगे। ओके, प्रैक्टिकली। ओके, नाउ सर, एलएलपी एक्ट होल ऑफ इंडिया में अप्लाई करता है। शॉर्ट एक्ट है, 81 सेक्शंस है, 4 शेड्यूल्स है, आप सारा बोल दिए थे। और मैं बोला था मीनिंग के साथ फीचर्स के साथ यू नो द लेट्स से डेफिनेशंस, देन इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। इनकॉर्पोरेशन में मैं बोला था मेन चीज है नाम पहले चूज करना पड़ेगा, नेम रिजर्वेशन के बाद 3 महीने के अंदर इनकॉर्पोरेशन फिलिप फॉर्म दिखाया था, फिलिप फॉर्म भर के फिर एलएलपी एग्रीमेंट देना पड़ेगा। अच्छा सर, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? इसके बाद स्टेप्स के बाद पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन पढ़े थे लास्ट क्लास, ठीक है। मैं बोला था जहां पे एलएलपी एग्रीमेंट देख के पता नहीं चल रहा है क्या एक्सपेक्टेशन है एक पार्टनर के साथ दूसरा पार्टनर का या एलएलपी का, वहां पे वी विल रीड द एक्ट, ठीक है। और ये भी बोला था कि म्यूचुअल एजेंसी जो पार्टनरशिप में रहता है, ऑल पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। एलएलपी में नॉन ऑफ द पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ अदर पार्टनर्स, ऑल द पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ द एलएलपी, ठीक है। ओके, नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स ये भी पढ़े थे, लाइबिलिटी भी पढ़े थे, लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर ये भी पढ़े थे। और ये सब पढ़ने के बाद फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स के आगे तक मेरे ख्याल से पढ़ाई हुआ था। एम आई करेक्ट? नहीं सर, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स बाकी था। हाँ, मेरे ख्याल से फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का आगे तक हुआ था, फिर कन्वर्शन इनटू एलएलपी, फिर आपका फॉरेन एलएलपी। मैं ये होमवर्क दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैड गिवन आस्क्ड यू टू स्टडी टिल फॉरेन एलएलपी नॉनदलेस, एंड मैं बोला था उसके आगे खुद से समझ जाओगे वहां तक, फॉरेन एलएलपी तक।
but मैं एक बार कवर अप कराऊंगा. I don't leave anything, and after that we will do main thing today, winding up and resolution and miscellaneous. And जो differences है वो बहुत ही आसान है. So hopefully आज सेकेंड हाफ तक मतलब जो आप लोग वो करते हो रीलॉगिन वो शायद करना ना पड़े, शायद देखते हैं. ओके. Whistle blowing. If you recall last class, I had discussed about whistle blowing. मैं बोला था सीटी बजाता है दरवान, पहरेदार जो रहता है, वो वॉचमैन क्या करता है? वॉचमैन सीटी बजा के सबको अट्रैक्ट करता है, सबका ध्यान आकर्षण करता है. क्यों? क्योंकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन में इट वर्क्स लाइक मैजिक, अ साउंड, अ नॉइज, अ विसल. ठीक है ना? तो कॉर्पोरेट लॉ में भी, कंपनीज एक्ट में भी मिलेगा, एलएलपी एक्ट में आप पढ़ रहे हो कि रोल ऑफ विसल ब्लोअर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. कोई भी पार्टनर हो, कोई भी एम्प्लॉय हो जो गवर्नमेंट को खुद जाके मदद करे, कोई फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड के बारे में डिस्क्लोज करे, तो उसका सजा कम हो जाएगा एक. और दूसरा बात उसको एलएलपी से जाके बाकी पार्टनर लोग फ्रॉड जो लोग किया वो लोग ना सताए, उसको उसका राइट्स प्रोटेक्शन के लिए भी बोला गया है. याद आया? तो अभी हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे नंबर 5 से, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर. सर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? पहले जनरल मीनिंग समझते हैं, फिर बुक से जो प्रॉपर मीनिंग है वो समझेंगे. जस्ट अ मोमेंट, I am not being able to find something, so give me one moment till I find it. Yeah, so let us focus on the meaning of the word financial disclosure. What is the meaning of the word financial disclosure? I will only say, आप लोग तो म्यूट में हो, बोल भी नहीं पाओगे. तो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर मतलब हर एंटिटी को, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, हर संस्था को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्क्लोज करना पड़ता है. फाइनेंशियल कुछ फिगर्स, नंबर्स को रखना पड़ता है. ये ईयर एंड में, फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर जो भी बोलिए, वो खत्म होने के बाद ही किया जाता है. यूजुअली मार्च में ईयर एंडिंग होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंड एलएलपीज का, और वो मार्च एंडिंग के बाद हम लोग सितंबर तक सब बुक्स बना के वो सब फॉर्म्स अपलोड करते हैं. एमसीए का रिक्वायरमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, जो बार बार मैं बोल रहा था, ये मिनिस्ट्री देखभाल करता है एलएलपी एक्ट एंड कंपनीज एक्ट का गवर्नेंस. तो एमसीए का रिक्वायरमेंट्स है, बहुत कुछ फॉर्म्स अपलोड करना पड़ता है हर साल, एक एलएलपी को भी और एक कंपनी को भी. तो यही आपका रीति है, रूल है, रिवाज है, जो भी कहिए. तो यही बोला गया है कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा एलएलपी को, वो ऑफिस में रखना पड़ेगा. ठीक है, कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस कैसे भी हो सकते हैं, बट यूजुअली एक्रूअल बेसिस में ही किया जाता है. डबल एंट्री सिस्टम एंड सच पीरियड के लिए एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. फिर ये एक स्टेटमेंट है जो एमसीए को देना पड़ता है. बुक्स तो ठीक है, बुक्स तो आप मेंटेन करोगे खुद, हिसाब किताब. ये स्टेटमेंट एवरी एलएलपी को देना पड़ता है. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, मतलब अकाउंट के साथ आप सॉल्वेंट हो के नहीं. ठीक है, विद इन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, यानी कि 6 मंथ्स 31 सितंबर से कब होता है? 30 सितंबर. तो 30 सितंबर के पहले हर एलएलपी को फाइनेंशियल ईयर के पहले ये देना पड़ता है. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी for the said financial year at the last day of the said financial year in such form as may be prescribed. ठीक है, और साइन कौन करेगा? देखो, डेजिग्नेटेड पार्टनर का साइन होना चाहिए. तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी इज नंबर 1 which every LLP shall give. ठीक है, द अकाउंट्स ऑफ द LLP ऑडिट होगा या नहीं होगा? क्या लगता है? आंसर पैरा 4 में. सर ये पैरा 3 तो पढ़े नहीं. बोला कि ये 6 महीने के अंदर किसको दोगे? रजिस्ट्रार को. रजिस्ट्रार को ही दोगे, वो तो पता है. अभी चौथा पॉइंट बोल रहा है कि ऑडिट के बारे में, तो बोल रहा है कि ऑडिट मैंडेटरी नहीं है. ऑडिट बिकम्स मैंडेटरी व्हेन यू हिट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ टर्नओवर और प्रॉफिट. तो टर्नओवर और प्रॉफिट का लेवल तक जाने से आपका ऑडिट होगा, नहीं तो नहीं होगा. इसलिए लिख दिया, अकाउंट्स ऑफ एलएलपी शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है ना?
LLP which fails to comply with provisions of this section, पनिशमेंट क्या है? वही 25,000, मिनिमम 25,000, जो 5 लाख तक हो सकता है, ठीक है ना? 5 लाख तक हो सकता है, बट मिनिमम है 25,000. ओके, okay, so this is the punishment, financial punishment. अब ये एलएलपी का पनिशमेंट था, डेजिग्नेटेड पार्टनर का ऊपर पनिशमेंट और है, बोल रहे कि मिनिमम 10,000 उसका लगेगा और 1 लाख तक हो सकता है. तो दीज आर द फाइनेंशियल पेनल्टीज. ओके सर, इसके अलावा एनुअल रिटर्न हर कंपनी को लगाना पड़ता है, हम लोग सुने हैं, किसी को अगर पता होगा, पता नहीं है तो अभी सुन लो. तो वैसे एलएलपी को भी एनुअल रिटर्न करना पड़ता है. हाँ, तो देखो, एवरी एलएलपी शैल फाइल एनुअल रिटर्न ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय विद रजिस्ट्रार विद इन 60 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर. मतलब 30 अप्रैल 31 मई तक हर एलएलपी को, 30 मई तक, सॉरी, ये भी करना है, ठीक है ना? तो ये एनुअल रिटर्न और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी तो देना ही है, और अकाउंट्स ऑडिट कराना पड़ेगा कि नहीं, वो जानकारी लेवल ऑफ टर्नओवर एंड प्रॉफिट के ऊपर निर्भर करेगा. ओके, सो दिस इज द एनुअल कंप्लायंस ऑफ अ एलएलपी. 2 थिंग्स लिख सकते हो हाथ से पेज के बगल में कि 2 कंप्लायंसेस: स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी and annual return. Statement of accounts and solvency within 6 months from the end of the financial year, and this annual return within 60 days from the end of the relevant financial year. Okay, just इतना लिखने से ही काफी है. Okay, conversion into LLP. देखो, शुरू से बोला था, मैं बोला था 4 शेड्यूल में लास्ट 3 शेड्यूल्स टॉक्स अबाउट द कन्वर्शन. लास्ट 3 शेड्यूल कन्वर्शन के बारे में बोलता है. तो कन्वर्शन ऑफ अ फर्म इनटू एलएलपी शेड्यूल 2, याद करो तो वही लिखा है कि कन्वर्शन का रूल शेड्यूल 2 में लिखा है. फिर कन्वर्शन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी शेड्यूल 3 था, 3rd शेड्यूल, एंड कन्वर्शन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी शेड्यूल 4. यही बोला गया है. रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्शन, ऑफ कोर्स एक बार आपका कन्वर्शन हो गया तो आप एक एलएलपी बन गए, तो आपको एलएलपी का नाम दिया जाएगा, एलएलपी का दर्जा दिया जाएगा और एलएलपी माना जाएगा आपको, ठीक है ना? तो यही बोला गया है यहाँ पे. ओके, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में ये आप लोग पढ़े थे, होमवर्क में था, बट फिर भी मैं करा दिया. फॉरेन एलएलपी मैं बोला था एक ऐसा एलएलपी जो इंडिया का बाहर रजिस्टर्ड हुआ है और जिसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, एक जगह है बिजनेस का इंडिया में रजिस्टर्ड, इसका खातिर इसको बोला जाएगा फॉरेन एलएलपी, ठीक है ना? ओके, तो कंपनीज एक्ट में भी फॉरेन कंपनी सेम डेफिनेशन पढ़ोगे, बस इतना ही काफी है. और इतना ही है, एक पैरा ही है. फॉर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, अब ये थोड़ा मेरे को समझाना पड़ेगा स्टोरी, और फिर मैं बताऊंगा. यहाँ से 2-3 चीज है. वाइंडिंग अप है, मिसलेनियस प्रोविजंस है, एंड फिर डिफरेंसेस विद अदर फॉर्म्स है. मैं जस्ट दिखाना चाहता हूँ क्या और है, फिर समरी है. मतलब वी आर ऑलमोस्ट देयर, ठीक है, ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग दिस मेगा चैप्टर एलएलपी. ओके, लाइव ऑनलाइन का मेगा चैप्टर सारा रिकॉर्डेड दिया था. ओके सर, बताइए वाइंडिंग अप का फंडा क्या है? देखो, पार्टनरशिप पढ़ाते वक्त भी मैं ये समझाया था आप लोग को वाइंडिंग अप का फंडा. वाइंडिंग अप का फंडा है क्या? वाइंडिंग अप का फंडा हो गया कि आज अगर मैं फर्म को बंद करूंगा, उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. मेरा अगर डिसोल्यूशन, फर्म का डिसोल्यूशन होगा, फर्म खत्म हो रहा है, तो फर्म लीगली बंद हो गया, बिजनेस बंद कर दिया फर्म, बस वो डिसॉल्व हो गया. डिसोल्यूशन मींस व्हाट? बिजनेस बंद हो जाना, नॉट कैरिंग ऑन द बिजनेस, ठीक है? तो बिजनेस बंद कर दिया मतलब फर्म खत्म नहीं हो गया, फर्म का लीगल लायबिलिटीज, एसेट्स अभी भी है, लीगल एग्जिस्टेंस है. मे बी द फर्म विल नॉट बी डूइंग बिजनेस एनीमोर, it is closing and shutting down its operations, but till the time it is wound up, it will be alive for the law, legal purpose. यानी कि winding up is a much longer process than dissolution. पार्टनरशिप में भी समझाया था. फर्म का बिजनेस बंद हो गया बट वाइंड अप नहीं होगा. किंगफिशर एयरलाइंस एक कंपनी है जो वाइंड अप बाकी है,
बट इट्स ऑपरेशन स्टॉप्ड। 2013 में बंद हो गया, बट अभी भी ड्यूज बाकी है एम्प्लॉइज का, इसलिए वो अभी भी जीवित है इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है ना। तो वाइंडिंग अप लंबा प्रोसीडियर है। वाइंडिंग अप में हम लोग समेट लेते हैं, इंग्लिश को हिंदी करो तो क्या समेट लेते हैं, जितना भी एसेट्स है उसको बेच के लाइबिलिटीज को पे ऑफ करके खत्म करते हैं। ठीक है ना। तो वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन इज दैट। ओके, नाउ वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन में क्या हम लोग जानने का क्या कोशिश कर रहे हैं, एक बार सोचते हैं। ठीक है, यहां पे बोला है कि the winding up of a LLP may either be voluntary or tribunal, and LLP so wound up may be dissolved. Winding up खुद से कर सकता है LLP, या वॉलेंटरी का मतलब खुद से करना, और ट्राइब्यूनल मतलब NCLT लिख सकते हो, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बोल के एक ट्राइब्यूनल है, कलकत्ता में हाई कोर्ट का बगल में है। ठीक है, और हर जगह में कोर्ट्स के आसपास ही रहता है। तो NCLT जो है, NCLT एक जुडिशियरी ऑथोरिटी है जो 3 पिलर्स या 3 विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट पड़े थे। जो जुडिशियल विंग था वहां पे NCLT कहीं पे रहेगा। ठीक है, हाई कोर्ट का दर्जा ही है इन कंपनी लॉ मैटर्स। ट्राइब्यूनल का मतलब है जो एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट है। स्पेशलाइज्ड कोर्ट क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ कंपनी लॉ मैटर से डील होगा। बाकी देखो, एक जनरल कोर्ट में हर मैटर डील होता है, सिविल, फैमिली, क्रिमिनल, ठीक है, कॉर्पोरेट। बट जो एक ट्राइब्यूनल होता है, ट्राइब्यूनल में सिर्फ एक तरह का स्पेशलाइज्ड मैटर्स ही होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है ट्राइब्यूनल एंड कोर्ट, वन ऑफ द डिफरेंस। ओके, सो ये NCLT एक ट्राइब्यूनल है जाके स्पीडीली कंपनी लॉ मैटर्स एक जगह से रिजॉल्व हो जाए, अटका ना रहे। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड कोर्ट है। तो सर वाइंडिंग अप ऑफ LLP वॉलेंटरीली खुद से हो सकता है, या फिर ट्राइब्यूनल में कोई जाके अपील किया है तो किसी का अपील से ऑर्डर भी आ सकता है ट्राइब्यूनल से कि बंद किया जाए LLP। ओके, तो सर्कमस्टेंसेस जहां पे ट्राइब्यूनल बंद करेगा, ये कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में ट्राइब्यूनल बंद करेगा, A से F लिख रहे हैं। क्लियर है? If LLP decides LLP would be wound up by the tribunal, LLP खुद ही ट्राइब्यूनल को अप्लाई किया कि हम लोग को बंद कीजिए, ये कारण में 6 महीना हो गया, मिनिमम 2 पार्टनर होना चाहिए LLP में, बट एक ही जन है, तो 6 महीना हो गया तो LLP को ऑर्डर दे देगा ट्राइब्यूनल बोलकर बंद करो, तुम पार्टनरशिप हो ही नहीं, 2 जन कहाँ है। ठीक है, अनेबल टू पे इट्स डेट्स ऑफ कोर्स। ठीक है, इसको बोला जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, IBC के तहत भी बोला है कि कोई अगर इंसॉल्वेंट बन गया तो उसको बंद कर दो। ठीक है ना। इफ LLP हैज एक्टेड against the internal interest of the sovereignty and integrity of India, इंडिया का sovereignty and इंडिया लेके छेड़खानी हुआ तो LLP को इंडियन गवर्नमेंट बंद करेगा ही। ठीक है, if the LLP has made a default in filing with the registrar statement of accounts and solvency, अभी पढ़े, financial compliances और annual return for any 5 consecutive, 5 साल लगातार अगर तुम रिकॉर्ड बनाए जमा ना देके, तो LLP है ही नहीं, वो सोच लेगा और बंद कर देगा। ठीक है ना। एंड इफ द ट्राइब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट LLP भी वोंट अप, मतलब कोई और ग्राउंड जो कि जस्ट एंड इक्विटेबल है, कोई भी ग्राउंड हो सकता है, मैनेजमेंट डेडलॉक है, दोनों पार्टनर में लड़ाई हो रहे है, तो दे देगा। ठीक है, रूल्स फॉर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कभी कभार ये रूल्स बनाएगा। रूल्स आर नॉट पार्ट्स ऑफ एक्ट, रूल्स अलग, एक्ट अलग, तो रूल्स हम लोग नहीं पढ़ रहे, अभी एक्ट ही पढ़ रहे। मिसलेनियस प्रोविजंस क्या है? बोला बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ अ पार्टनर विद LLP। क्या एक पार्टनर LLP के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकता है? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों सेपरेट पार्टी है। तो अ पार्टनर मे लेंड मनी टू एंड ट्रांजैक्ट other business with LLP and has the same rights and obligation with respect to loan or other transactions as a person who is not a partner, third party की तरह ही माना जाएगा। अगर पार्टनर ने लोन दिया तो पार्टनर का लोन थर्ड पार्टी का लोन की तरह ही ट्रीट होगा। पार्टनर के साथ अगर बिजनेस हुआ LLP का, तो पार्टनर का ड्यू विल बी ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर लाइक एनी अदर थर्ड पार्टी। पार्टनर कैन बी अ कस्टमर आल्सो। ठीक है, वही बोला गया। एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, ये एकदम ना पढ़ने से भी होगा, क्या बोल रहे मैं समझा दूं। कंपनीज एक्ट, कंपनी के तरह भी फीचर्स है ना LLP का, तो कुछ कुछ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट भी अप्लाई कर सकता है, कोई इशू नहीं, अभी नहीं करता है कुछ ऐसा। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जितना भी मैं बोला था, एनुअल रिटर्न हो, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट हो,
ये सारा ई फाइलिंग होता है डीएससी देके, डिजिटल सिग्नेचर देके, किसका, डेजिग्नेटेड पार्टनर का। और ये कहाँ पे होता है, एमसीए पोर्टल में, बोला था। पेमेंट ऑफ एडिशनल फी, कुछ अगर डॉक्यूमेंट वगैरह हम लोग टाइमली जमा नहीं देते हैं तो एडिशनल फी देके उसका एक्सटेंड करा के हम लोग जमा दे सकते हैं, 100 रुपया वगैरह, ठीक है। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, सी इंस्टीट्यूट में भी होता है, तुम लोग अगर टाइमली कोई काम नहीं करते हो, एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं करते हो, तो उसका नेक्स्ट 7 डेज के अंदर थोड़ा डिले फी फाइन करके जमा दे सकते हो, ठीक है। ये सब खुफिया इंफॉर्मेशन मिल रहा है तुम लोग को। ओके, डिफरेंसेस विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द लास्ट थिंग, एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म का क्या डिफरेंस है वो पूछ रहे हैं। ऑफ कोर्स क्या डिफरेंस है एक बार देखते हैं, तुम लोग एक बार देखो, मेरे को बताओ, आई विल गिव। Guys, just 1 minute. Just 1 minute. Okay. Priya Agarwal wants to answer. I will unmute Priya, don't worry. Whoever raises her hand or his hand, I will unmute. Yeah, Priya, you can go ahead. Priya, I have asked to unmute yourself. You can now, yeah, answer. हेलो Yeah, we can hear you. Yeah. सर, इसका डिफरेंस हो सकता है, ये बॉडी एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, इट्स नॉट बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज सेपरेट लीगल, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। वेरी गुड। ये नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप में एक मैक्सिमम लिमिट है, यहाँ पे कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नहीं है। डेजिग्नेटेड पार्टनर एक डिफरेंस है। 2008 में हुआ था, 2008 में, ये 2008 में हुआ है, वो 1932 में हुआ है। पुराना नया। हाँ, पुराना नया। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है लाइबिलिटी लेके? लाइबिलिटी लेके सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इसका लाइबिलिटी, पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड या अनलिमिटेड?
पार्टनर्स का लाइबिलिटी इसमें लिमिटेड है, इस एलएलपी में तो लिमिटेड है, पर उसमें अनलिमिटेड है। Beautiful. So you have answered most of the points. Priya has answered beautifully, and यही है difference. यही है difference और कुछ है ही भी नहीं. ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, म्यूचुअल एजेंसी है, लीगल कंप्लायंसेस है अभी पढ़े, ठीक है, एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, माइनर एज अ पार्टनर है, ठीक है, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी लाइक माइनर कैन बी एडमिटेड इन द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप, ठीक है, ओके, चलिए, थैंक्स फॉर द आंसर प्रिया. So there's another difference between company and LLP. That is the last difference, and with that our chapter comes to an end and class 2. So who would like to answer that, company and LLP? Anyone? Anyone would like to answer company and LLP का differences? I'll give unmute कर दूंगा, कोई भी बोल सकते हो. Very easy. You will have to think and answer. No one? कोई बात नहीं करना चाहता है? नहीं सर, रियल क्लास में बात करते थे, तो रियल क्लास का फील लाने के लिए बोल रहा हूँ. प्रिया ने और एक बार आंसर देने का कोशिश किया. सो प्रिया, यू कैन वंस अगेन आंसर. ओके, या प्रिया गो. 2013 और ये कंपनीज एक्ट 2013. कंपनी है 2013, एलएलपी 2008. इसमें दो एटलीस्ट टू मेंबर एंड नो मैक्सिमम जितना भी हो सकता है, और उसमें दो पब्लिक, ये प्राइवेट में 2 डायरेक्टर और पब्लिक में 3 डायरेक्टर्स होना चाहिए कंपनी में. एंड और बताओ. और डायरेक्टर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर, नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है. फिर आपका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मैनेजमेंट जो है वहां पे डायरेक्टर संभालता है, यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर संभालता है. तो यही है. थैंक्स all of you for attending today's session. Some of you I guess done all the sessions. कोई अगर 1-2 सेशन मिस किए हो तो मैं रिकॉर्डिंग लिंक दे रहा हूँ. मैं बोला था ओवरऑल लॉ का एक सजेशन दूंगा, जो मैं आज शॉर्ट में थोड़ा बोलूंगा, और नेक्स्ट क्लास जो बीसीआर वाला क्लास होगा, बीसीआर क्लास 4, जहाँ पे मैं बीसीआर का क्लास 4 पढ़ा दूंगा, एंड एट द सेम टाइम बहुत कुछ कह दूंगा इन टर्म्स ऑफ लॉ का पेपर में कैसे करना है, और 2 मॉक टेस्ट का डेट्स भी अनाउंस कर दूंगा. अक्टूबर एंड में एक होगा, नवंबर एंड में एक होगा, जाहिर है. तो अगला वेडनेसडे को बीसीआर का क्लास अटेंड कीजिए, वहां पे मैं पूरा पेपर का टिप्स दे दूंगा. बीसीआर क्लास 4 हो जाएगा, जिसका रिकॉर्डिंग नहीं, आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है जिसका साउंड में. और मैं आई विल टॉक अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पेपर, this 100 marks paper, which is my specialty. And also for now I will just suggest कि keep on studying with an open mind. ओपन माइंड से पढ़ाई करने का मतलब है जो भी आइडिया मिल रहा है उसको लेके मैं सोच रहा हूँ, और सोच के उसका प्रैक्टिकल साइड सोच रहा हूँ. जस्ट बुक स्मार्ट होने से आदमी सीए नहीं बन सकता है. अच्छा, आपको स्ट्रीट स्मार्ट भी होना है. स्ट्रीट स्मार्ट वाला बंदा रास्ते में जाके सीखता है, तो आप रास्ते में जाके नहीं सीख पाओगे. ऑफ कोर्स अभी बुक में घर में ही बैठना है, कोविड सिचुएशन है. व्हाट आई मीन टू से इज run your mind in a very practical and pragmatic way. Think pragmatically. When you're studying something, imagine what will be the application. Don't just read the lines. Okay, all right, think and learn. That way you will learn the best, and you'll become a CA worthy of being a CA. Okay, on that note, let us before concluding, there's a chat, so I'll just, okay, Priya says thank you all of you. Namaste and have a good day. We are meeting on Wednesday.